आज हम लोग इस सेट का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखिए हम पढ़ते हैं, आप भी देखिए गौर से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा को समझाइए। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें कई बातें आपको बतानी, जैसे कि पहला तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है ये बताना है। दूसरा आपको बताना है कि एम्पियर मैक्सवेल का जो संशोधित नियम बना हुआ उसके बारे में बताना है आपको, और उसके बाद विस्थापन धारा के बारे में भी आपको समझाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, और रिवीजन में हम लोग 2020 का सेट 1 सॉल्व कर रहे हैं, कोड नंबर एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 8 और उसका आंसर। सबसे पहले हमने एम्पियर का परिपथी नियम लिखा हुआ है, आप देखें, आप भी सबने पढ़ा हुआ है तो याद तो होगा ही आपको। एम्पियर का परिपथी नियम होता है किसी बंद लूप की सीमा के अनुदिश कोई भी क्लोज्ड लूप अगर बनाया है हमने, एक ये कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों तरफ कुछ डिस्टेंस लेकर चारों तरफ हमने एक वृत्ताकार लूप बना दिया। तो उस लूप से जो लूप की सीमा के अनुदिश, मतलब जो हमारा ये लूप बनेगा उसकी अपनी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकल होगा वो उस लूप से घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथी नियम उन्होंने बताया था कि किसी बंद लूप की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकल लाइन इंटीग्रल लूप से घिरी नेट वैद्युत धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। इसको जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ या लाइन इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ डीएल लिखा हुआ है इसलिए इसको पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल लूप से घिरी हुई नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये एक छोटा सा फिगर मैंने बना दिया यहाँ पर। ये एक कंडक्टर बनाया, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कैसा भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर ये एक हमने लूप बनाया कंडक्टर के चारों तरफ। इस लूप में ये एक छोटा सा हमने लूप की लंबाई ले ली, छोटा सा खंड ले लिया एलिमेंट, उसको हमने डीएल से लिखा। अब इस लूप के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होगी। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर धारा इसमें ऊपर की तरफ बह रही है तो हम राइट हैंड कर्ल रूल अगर लगाएंगे, थंब को हम आई की डायरेक्शन पे रखेंगे और ऐसा फिंगर्स को मोड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसा चारों तरफ होती है। तो लूप में यहाँ पर लूप के अनुदिश रहेगी उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम रेखीय समाकल निकालेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर और डीएल, फिर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, फिर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, बीडीएल, बीडीएल, ऐसा कर करके सारी बीडीएल को अगर हम जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू, जितनी करंट इसमें से अंदर से पास हो रही है, आई करंट अगर पास हो रही है तो आई करंट के म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। ये एम्पियर का परिपथी नियम है। इसकी और डिटेल अगर आपको जाननी है तो इसके बेसिक वीडियो से आप कभी भी देख सकते हो। आपको पहले भी बताया जा चुका है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा। एम्पियर का परिपथी नियम मैंने लिख दिया यहाँ। इसके बाद एक जो दूसरा क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ है वो है एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए। एम्पियर मैक्सवेल, एम्पियर का तो परिपथी नियम ये बना और ये फॉर्मूला भी आया, लेकिन मैक्सवेल ने जब विस्थापन धारा के बारे में बताया उस समय मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में थोड़े से संशोधन किए, करेक्शन किया। तो विस्थापन धारा
मींस डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताने के बाद मैक्सवेल ने जो भी करेक्शंस किए और एम्पियर के परिपथी नियम में ही करेक्शन किए। फिर से सुनिए, मैक्सवेल ने जब विस्थापन धारा के बारे में बताया उस वक्त मैक्सवेल ने एम्पियर के इस परिपथी नियम में ही करेक्शन किया, और वो जो करेक्शन बन के आया, वो जो नियम बनाया उन्होंने, उस नियम को ही बोला गया एम्पियर मैक्सवेल का नियम, संशोधित नियम। क्यों? क्योंकि बेसिक रूल किसका था? ये एम्पियर का। लेकिन इसमें करेक्शन किसने किया? मैक्सवेल ने। इसलिए दोनों उनके सम्मान में दोनों के नामों को मिला के उसका नाम दिया गया एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम। फर्क बस इतना था कि मैक्सवेल ने ये बताया ये जो नेट करंट होती है इसमें केवल चेंज किया गया कि इसके अनुसार, किसके अनुसार? एम्पियर मैक्सवेल के संशोधित नियम के अनुसार किसी बंद लूप की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकल चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। एम्पियर ने केवल चालन धारा ली हुई थी, बस मैक्सवेल ने इसमें करेक्शन किया कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकल होता है वो चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट टाइम्स होता है। मींस मैक्सवेल के करेक्शन के बाद एम्पियर का जो लॉ था उसका फॉर्म कुछ इस तरीके का आ गया। ए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID। पहले सिर्फ IC थी यहाँ पे, उसके बाद ID भी आ गई कि अगर किसी परिपथ में एक संधारित्र लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कोई कंडक्टर नहीं है, फिर भी करंट के इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। अगर करंट के इफेक्ट देखने को मिलते हैं इसका मतलब वहां करंट है, और वो जो करंट है उसका नाम रखा गया था विस्थापन धारा। तो जहां संधारित्र है वहां पर विस्थापन धारा, और जहां संधारित्र नहीं है, कंडक्टर है, वहां चालन धारा। और किसी सर्किट में किसी एक जगह पर या तो चालन धारा होगी या तो विस्थापन धारा होगी। कंडक्टर है तो चालन धारा होगी, विस्थापन धारा नहीं होगी वहां। और अगर कैपेसिटर है तो प्लेट्स के बीच विस्थापन धारा होगी, चालन धारा नहीं होगी। इसलिए दोनों के जोड़ का म्यू नॉट गुना होता है, ये बताया। ID विस्थापन धारा, IC चालन धारा। आप चाहें तो उनके यहीं तक नोट कर दीजिए, या आप चाहें तो उनके कुछ वैल्यूज भी नोट कर सकते हैं। जैसे म्यू नॉट चालन धारा की वैल्यू होती है dQ/dt, जो चार्ज के फ्लो होने से बनती है। तो dQ/dt प्लस ID की वैल्यू d∅E/dt। वैद्युत क्षेत्र का समय के साथ परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद म्यू नॉट dQ/dt, ये वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? E/A। तो E/A लिख दिया। इसमें से A अगर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा dE/dt। ये फाइनल बन जाएगा एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम। आप अगर यहाँ से भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंबल बता दीजिए, बस इतना सा आपको करना है। इसी के साथ एक और चीज जोड़ी है, इसकी सहायता से विस्थापन धारा को समझाइए। आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात करनी है। जैसा कि अभी मैंने बताया भी आपको कि अगर हम किसी भी स्थान पर, जैसे ये हमने यहाँ पर एक AC सोर्स लगाया और यहाँ पर हम कैपेसिटर लगाते हैं, तो यहाँ जो करंट फ्लो होती है उसकी वजह से हमको उसके इफेक्ट दिखते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि कोई कंडक्टर नहीं लगा बीच में, कोई चालक तार नहीं लगा हुआ है, बावजूद इसके भी यहाँ पर भी हमको करंट के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। करंट के इफेक्ट जैसे करंट मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती है। तो अगर हम कंपास रखते हैं तो यहाँ पर कंपास अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन, करंट जैसे ही फ्लो करते हैं डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करता है मतलब उस पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ तो कोई कंडक्टर भी नहीं है, फिर भी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र करंट से बनता है, इसका मतलब यहाँ करंट फ्लो हो रही है। अब कंडक्टर नहीं है, इसके बावजूद भी करंट फ्लो हो रही है।
तो ये वाली जो करंट है इसका नाम विस्थापन धारा रखा गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। जो करंट यहां पर फ्लो होती है कंडक्टर में वो चालन धारा, जो चालक में धारा बहेगी वो चालन धारा, और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच जो करंट आएगी उसका नाम रखा विस्थापन धारा। क्यों? क्योंकि इसने चालन धारा को रिप्लेस किया है, उसके बदले में वो करंट यहां पर आ रही है, इसलिए उसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट रखा। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्र परिवर्तन से, किसी भी जगह पर अगर वैद्युत क्षेत्र का बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है तो उस स्थान पर एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र में ही तेजी से परिवर्तन हो रहा है, धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। यह विस्थापन धारा वे सभी प्रभाव प्रदर्शित करती है जो चालक तार में आवेश के प्रवाह से उत्पन्न चालन धारा प्रदर्शित करती है। तो ये विस्थापन धारा की डेफिनेशन होगी। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्र परिवर्तन से उस स्थान पर एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। यह विस्थापन धारा वे सभी प्रभाव प्रदर्शित करती है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है इसके भी वही सारे इफेक्ट होते हैं जो कंडक्शन करंट के होते हैं, जो चालन धारा के होते हैं, जो चालक तार में आवेश के बहने से उत्पन्न चालन धारा प्रदर्शित करती है। बस इतना सा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में लिखना है। तो एक क्वेश्चन में जो तीनों चीजें लगी थी सबके जवाब बारी बारी से आपको ऐसे अलग अलग हेडिंग बना के लिखना है। एक जवाब लिखने के बाद एक दो लाइन छोड़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, फिर जब ये कर लेंगे इसके बाद दो लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग, ऐसे आप बढ़िया साफ सुथरा कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ही अगर आप देखेंगे तो उसमें एक अथवा वाला भाग लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच, दो समांतर हैं, रेखीय मतलब लाइन लीनियर है बिल्कुल, धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा भी बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने हेडिंग डाली कि दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना। ठीक है, देखिए ये हमने दो रेखीय समांतर धारावाही चालक बनाए। देखो ये दो चालक बनाए हैं, दोनों समांतर हैं, रेखीय हैं, धारावाही भी हैं। क्यों? क्योंकि इनमें धारा बह रही है। एक में हमने मान लिया धारा I1 है और दूसरे में कितनी धारा बह रही है? I2। दोनों के बीच की लंबवत दूरी हमने मान ली D के बराबर। आप R मान लो, D मान लो, जो आपकी मर्जी मान लो। हमने D मान लिया। अब इसके बाद देखो यही दो तीन लाइन हमने लिख दिया है कि माना दो समांतर लंबे धारावाही चालक P और Q हैं जिनमें क्रमशः I1 व I2 धाराएं समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। एक ही दिशा में मान लिया, आप चाहें तो विपरीत दिशा में भी मान सकते हैं। अपने कन्वीनियंस के लिए हमने सेम डायरेक्शन पे करंट मान लिया। दोनों समांतर चालकों के बीच लंबवत दूरी स्मॉल d के बराबर है। ठीक है, अब इनके बीच लगने वाले बल को हमें बताना है, बल के सूत्र की स्थापना करनी है। देखिए बड़ा इजी है ये। आप जानते हैं कि अगर किसी चालक तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, तो इस I1 धारा के कारण इसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और वो चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं कि इस तरीके से लूप की तरह होता है, उसका शेप याद है ना आपको। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस चालक तार में जो धारा I1 फ्लो हो रही है उस करंट की वजह से जिस जगह पर ये वाला चालक तार रखा है उस जगह पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। पहले चालक तार P में बहने वाली धारा I1 के कारण चालक तार Q वाली लोकेशन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये पहले हम निकालना चाहते हैं। तो हम ये लिखेंगे चालक P में प्रवाहित धारा
I1 के कारण चालक Q वाली जगह पर या चालक Q वाले स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र बी ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, या आप लिख सकते हैं बी ड्यू टू कंडक्टर पी। बीपी मतलब बी ड्यू टू कंडक्टर पी। इस चालक की वजह से यहां चुंबकीय क्षेत्र, आप याद करिए, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बनता था? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो हमने तो I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो I1 अपॉन डी, और ये बीपी का मतलब क्या है? बी ड्यू टू कंडक्टर पी। पी चालक के कारण, पी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अगर ये बनेगा तो इसकी डायरेक्शन भी बता दीजिए जरा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो ये कंडक्टर में धारा बह रही है, आप राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे तो थंब को करंट की तरफ करेंगे, ऐसे उंगलियां ऐसे मोड़ेंगे तो किधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा? अंदर की तरफ। ये करंट की तरफ मैंने अंगूठा किया और जैसे उंगलियां मोड़ा, यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। आप लिखेंगे तो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन के लिए ऐसा क्रॉस बना सकते हैं, ठीक है। ये बी ड्यू टू कंडक्टर पी हम लिख सकते हैं, हम आपकी लैंग्वेज लिख देते हैं, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, ठीक है। अच्छा, अब इतना चुंबकीय क्षेत्र यहां पर बनता है। अब ध्यान से देखिए, इस चुंबकीय क्षेत्र में ये एक धारावाही चालक रखा है। आप सभी ने एक चीज पढ़ी है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वाले चुंबकीय क्षेत्र में कोई एल लंबाई का चालक तार धारावाही चालक रखा हो जिसमें आई धारा बहती है, तो उस पे एक बल लगना शुरू हो जाता है और उस बल का फॉर्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा। फिर से सुनिए, अगर किसी बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एल लंबाई का धारावाही चालक रखा हो जिसमें आई धारा बहती है, तो उसमें इतना बल लगना स्टार्ट हो जाता है जहां थीटा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच का कोण होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं, ये वाला जो धारावाही चालक है बेटा, ये धारावाही चालक भी तो इतनी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और इसमें धारा भी कितनी बह रही है? I2, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इस पर भी एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा, चुंबकीय बल। वो चुंबकीय बल कितना लगेगा? तो आंसर है वो चुंबकीय बल हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं क्या लिखेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक Q की L लंबाई, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक Q की L लंबाई पर लगने वाला बल, उसको कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। आई की जगह पर क्या लिखें? I1 की I2? I2। क्यों? क्योंकि चालक Q की L लंबाई पर लगने वाला बल चाहिए, तो चालक Q में बहने वाली धारा यूज करोगी आप, I2। B की जगह कौन सा लिखें? B ड्यू टू कंडक्टर P। L की जगह L लंबाई हमने मानी है,
साइन थीटा की वैल्यू बताएंगे यहां कितनी होगी। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की दिशा और धारा की दिशा। यहां बताइए धारा की दिशा किस तरफ है? ऊपर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये धारा ऊपर, दोनों के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री। तो यहां पर हम क्या यूज कर लेंगे? 90। F इज इक्वल टू BP की वैल्यू पहले नोट कर देते हैं हम। ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन D। ये BP की जगह I2 लिख देते हैं इसी के साथ में, I2, और उसके बाद L साइन 90 की वैल्यू 1, तो उसको 1 लिख दीजिए। इस तरह से F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन D इंटू L। ठीक है, तो चालक तार जो Q है उसकी L लंबाई पर कितना बल लगेगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D इंटू L के बराबर बल उसकी L लंबाई पर लगेगा। और इन्होंने यही पूछा था लगने वाले बल के सूत्र की स्थापना कीजिए। हाँ, अब ये बल भी तो एक सदिश राशि है, इसकी दिशा बताइए किधर की तरफ लगेगा? किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय बल जो लगता है उसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। कौन से नियम से निकालेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, जिसमें ये F को रिप्रेजेंट करेगा, ये B को रिप्रेजेंट करेगा और ये I को रिप्रेजेंट करेगा। FBI, जैसे SBI वैसे FBI। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। तो इसको किसकी तरफ करोगे? B की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र, इसको I की तरफ। उस वक्त आपका थंब जो डायरेक्शन इंडिकेशन देगा वो F की दिशा होगी। B किधर की तरफ है बताइए? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो मुझे ऐसे करना चाहिए, इसको करंट की तरफ ले जाना है, तो ऐसा घुमा दिया। अब थंब किस तरफ आ रहा है? देखो इधर की तरफ, दिखाई दिया सभी को? इधर की तरफ थंब आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चालक तार पर इधर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। ये एक चीज और आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें जो धारा बह रही है इसकी वजह से भी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अगर इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला कंडक्टर आ जाएगा, तो इस पर भी तो बल लगेगा। बेशक लगेगा ही बल। कितना मान होगा? इतना ही फॉर्मूला आएगा उसका भी। समझ आ रहा है? आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2 ड्यू टू 1, पहले चालक के कारण दूसरे चालक पर लगने वाला बल। और अगर आप निकालोगे दूसरे चालक के कारण पहले चालक पर लगने वाला बल, उसका भी मान यही आएगा, सेम वैल्यू आएगी। बस जब आप फोर्स की डायरेक्शन निकालने जाओगे तो वो डायरेक्शन इस दिशा में मिलेगी आपको। बलों के परिमाण बराबर विपरीत दिशा में लगेंगे। अब आप खुद समझिए, एक कंडक्टर हमने, 2 कंडक्टर ऐसे लगाए, समान दिशा में धारा प्रवाहित कर दी। इस पर इस दिशा में बल लग रहा है, इस पर इस दिशा में बल लग रहा है। जब हम दूर से देखते हैं तो ये कंडक्टर ऐसे जाना शुरू करता है, ये ऐसा जाना शुरू करता है। दूर से देखने से आपको क्या लगेगा कि ये दोनों चालक एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित, क्योंकि पास जा रहे हैं ना, आकर्षित करते हैं। तो एक चीज और याद रख लें, अगर धारा समान दिशा में है तो दोनों चालक परस्पर आकर्षित होते हैं, और अगर धाराएं विपरीत दिशा में होंगी फिर आप डायरेक्शन बना के देखेंगे, आपको प्रतिकर्षित करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो सूत्र बना दिया, बस इतना सा आपका काम था। अब उन्होंने इसी के साथ बेटा एक क्वेश्चन और लगा के रखा हुआ है, इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा बताइए। तो हम यहां पर बता सकते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। अगली हेडिंग यहां पर क्या हम डाल लेंगे? 1 एम्पियर की परिभाषा।
अब देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे बनेगी, उसके लिए यहां पर कुछ चीजें मुझे माननी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें से L को आप इधर ले आइए। पहले जब आप L को इधर ले आओगे तो F/L की वैल्यू आपको मिलेगी μ0/2 इंटू I1 इंटू I2/d। ठीक, अब हम एक काम कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं माना I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। हमने मान लिया कि दोनों चालकों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर के बराबर है। D को मान लिया तथा D बराबर 1 मीटर, D को हमने मान लिया 1 मीटर। तब F/L की वैल्यू कितनी बचेगी, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, तो ये तो पूरा 1 हो गया। 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। और μ0/2 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। और ऊपर F नीचे L, इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर, तो इसकी मात्रक आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। यहां से हम चाहें 1 एम्पियर की परिभाषा बना सकते हैं। क्या बनेगी 1 एम्पियर की परिभाषा, आप देखें। निर्वात में रखे, कैसे देखो कैसे स्टार्ट करेंगे कि निर्वात अथवा वायु में रखे दो सीधे समांतर धारावाही तारों में एकांक दूरी पर, दोनों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, एकांक दूरी है। तो निर्वात अथवा वायु में एकांक दूरी पर रखे दो सीधे समांतर धारावाही तारों की प्रति एकांक लंबाई पर यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल लगे तो दोनों धाराओं में बहने वाली धाराएं कितनी होंगी, 1 एम्पियर होगी। दोनों चालकों में बहने वाली धाराओं का मान 1 एम्पियर के बराबर होगा। फिर से एक बार सुनिए कैसे परिभाषा बनाएंगे। यदि निर्वात अथवा वायु में रखे, निर्वात अथवा वायु में परस्पर एकांक दूरी पर रखे दो सीधे समांतर तारों में धारा प्रवाहित करने पर उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा हो तो उन दोनों चालकों में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, तो अपने शब्दों को सही से जोड़ करके इस तरीके से परिभाषा बनाई जा सकती है 1 एम्पियर की। तो नोट कर लेते हैं परिभाषा हम। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए कि निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सीधे समांतर चालकों में समान धाराएं प्रवाहित करने से यदि उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो चालकों में प्रवाहित धाराएं 1 एम्पियर होती हैं। इस तरीके से 1 एम्पियर को आप डिफाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपका अथवा वाला पार्ट। ठीक है, आप इसे नोट करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पढ़ते हैं, आप भी गौर से देखें। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख करिए। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हमने लिखा। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जिसके अनुसार मतलब किसके अनुसार, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार यदि दो कुंडलियों को एक दूसरे के समीप रख के अगल बगल रख दें और उनमें से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में तेजी से परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। परिणाम स्वरूप दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और अगर वो बंद परिपथ में है तो धारा बहने लगती है। ये अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है, इस पर ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। दूसरा, उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या है, तो
तो उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में कुछ डिफरेंसेस हमने लिखे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पहला, या उच्चाई ट्रांसफार्मर या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, वो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलेगा, और जो अपचाई होगा वो उच्च को निम्न में बदल दिया करेगा। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्योंकि पावर को एम्पलीफाई नहीं कर पाते, इसलिए अगर ये निम्न वोल्टेज को उच्च करेगा, इसका मतलब है कि ये प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करेगा, और अपचाई दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा को प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर, थर्ड पॉइंट, इसका परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहता है वो 1 से ज़्यादा रहेगा। मतलब ये 1 से ज़्यादा, जैसे इसका परिणमन अनुपात अगर 2 है, इसका मतलब ये वोल्टेज जितना प्राइमरी कॉइल में देंगे उसका 2 गुना कर देगा। अगर किसी ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 10 है, इसका मतलब है वो इनपुट पे दिया गया वोल्टेज 10 गुना बढ़ा दिया करेगा, ये इसका मीनिंग है। और इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है, ये कम कर देता है वोल्टेज को। 4 नंबर, इसकी प्राथमिक कुंडली में तार के कम फेरे और द्वितीय कुंडली में तार के अधिक फेरे रहते हैं उच्चाई में, और अपचाई की प्राथमिक कुंडली में अधिक फेरे रहते हैं और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम कर दी जाती है। उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है, इसका उपयोग हम ट्रांसमिशन में करते हैं। ट्रांसमिशन यानी कि पावर हाउस से जब भेजना होता है वोल्टेज तो वहां इसको लगाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। दूर स्थानों को भेजना होता है तो उच्चाई का यूज करते हैं, और इसका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। जब हमारे गांव में करंट आ जाती है, वोल्टेज आ जाता है, फिर जब हमारे आपके इनके सबके घर में देना है तो हम इसका यूज करते हैं। तो इसकी मदद से करंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वोल्टेज को। ठीक है, तो उसका ट्रांसमिशन में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन में, ये अच्छे से तैयार कर लें, बहुत अच्छे अंतर हैं। अगला इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के क्या कारण है, जो एनर्जी लॉस होते हैं उसके रीजन क्या है। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, फ्लक्स लॉस, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस और साउंड लॉस। ठीक है, फ्लक्स हानि क्या होती है, एक कॉइल से बनने वाला 100% फ्लक्स दूसरी कॉइल से लिंक नहीं हो पाता, ये फ्लक्स का लॉस है। फ्लक्स लॉस का मतलब ये है कि एक कुंडली से बनने वाला संपूर्ण फ्लक्स दूसरी कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता। एक कुंडली से बनने वाला संपूर्ण फ्लक्स दूसरी कुंडली से बद्ध नहीं होता। ये फ्लक्स का नुकसान है कि जितना फ्लक्स एक कॉइल बनाती है दूसरी कॉइल से पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक नहीं हो पाता। लौ हानि में क्या होता है, लौ हानि में इसमें ये होता है कि भंवर धाराओं से जो नुकसान होते हैं वो इसमें आते हैं। तो भंवर धाराओं से होने वाली हानियां, भंवर धाराओं से होने वाली हानियां। कॉपर लॉस में कौन कौन से लॉसेस आते हैं, जब कॉपर में से करंट बहती है कॉइल में से तो उसमें कॉपर में प्रतिरोध होता है, और जब करंट बहती है तो हीट क्रिएट होती है, ऊष्मा बनती है। तो हीट वाले नुकसान जो होते हैं वो कॉपर लॉस में आते हैं। H = IR से ऊष्मा की हानियां होती हैं इसमें। ठीक है, शैथिल्य हानि क्या, करंट बहती है, एसी में यूज करते हैं, जब करंट आती है
तो चुंबकन होता है कॉइल का, मैग्नेटाइज हो जाती है, और जब करंट नहीं आती तो डीमैग्नेटाइज हो जाती है। तो बार बार कॉइल का चुंबकन विचुंबकन चुंबकन विचुंबकन होने से ये हानियां उत्पन्न होती हैं, जिनको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। तो कुंडली के चुंबकन व विचुंबकन के कारण हानियां, ये शैथिल्य हानि के अंतर्गत आती हैं। ध्वनि हानियां, जब चुंबकन विचुंबकन होता है तो उसके अंदर जो स्टेपल्स हम लगाते हैं, चुंबकन हुआ ऐसे फैल गई, विचुंबकन हुआ फिर ऐसे आ गई, ऐसे फैल गई, ऐसे आ गई। तो बार बार जो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है ना, इसमें बार बार स्टेपल्स के ऐसे 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 होते रहते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, जब ये बार बार दूर जाएंगी पास आएंगी तो ये एक आवाज ऐसे आती है। वही आवाज कभी भी आपने ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर सुनिए तो बड़ी जोर की आवाज घूम की सुनाई देती है। तो वो वही आवाज है, उनके स्टेपल्स बार बार टकराते हैं आपस में। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं स्टेपल्स के कंपन से उत्पन्न ध्वनि। स्टेपल के कंपन से उत्पन्न ध्वनि की हानियां, ये लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में। बात समझ आ गई आपको? तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया है। आप नोट करिए इसे जल्दी से। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे जो अथवा वाला भाग है उसमें लिखा हुआ है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। आपको फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम है ना, उनके बारे में बताना है। तो लिख लेते हैं हम लोग आंसर। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। आप सभी बच्चों को याद होगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम होते हैं। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम हैं। ठीक, अब एक एक नियम को हम इसमें से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें धारा भी बहने लगती है। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और यदि कुंडली बंद परिपथ में है
और यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें वैद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगती है। उसमें वैद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से रिलेटेड फैराडे का पहला नियम क्या है कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें वैद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और जो धारा बहती है उसकी दिशा क्या है ये लेंज ने बताया था, लेकिन हमें फैराडे के नियम लिखने हैं बस। तो ये पहला नियम हमने लिख दिया। इसके बाद द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या है कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, अगर चुंबकीय फ्लक्स डी फाई हो तो समय t में कितना परिवर्तन उसमें आएगा, इसके लिए हम विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होगा उसमें लिख सकते हैं माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। अगर कुंडली में n फेरे होंगे तो यहां पर माइनस n लग जाएगा। अब E इज इक्वल टू माइनस एन, फाई का वैल्यू क्या होती है B इंटू ए, इसमें से अगर आप a बाहर कर दोगे तो माइनस एन ए डी बी अपॉन डी टी। माइनस निशान क्यों लगा है इसके बारे में थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। ऋण चिन्ह या प्रदर्शित करता है ऋण चिन्ह या प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है,
तो ये फैराडे के दो नियम हैं। एक बार फिर से दूसरा नियम देखिए, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो दूसरे नियम में फैराडे ने कितना विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है इसके बारे में बताया। ये उसका फॉर्मूला, चुंबकीय फ्लक्स अगर फाई बी है तो परिवर्तन की दर डी फाई बी अपॉन डी टी होगी, और अगर एन फेरे हैं तो माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। फाई बी की जगह बी ए लिख दिया हमने, ए कांस्टेंट है बाहर कर लिया, डी बी अपॉन डी टी। ठीक। ऋण चिन्ह या प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। ये फैराडे के दोनों नियम आपके सामने हैं। अब इसी में एक न्यूमेरिकल लगाया है उन्होंने, तो हम यहां पर उसका आंकिक भाग कर देते हैं। आंकिक भाग आप भी देखिए, मैं भी पढ़ता हूं। लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। एक चुंबकीय फ्लक्स की एक इक्वेशन दी गई है। चुंबकीय फ्लक्स की एक इक्वेशन है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, और यहां पर लिखा हुआ है वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। अब इसमें दो पार्ट्स में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है ए बी तथा सी के मात्रक लिखिए। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। ये आपका क्लास 11th का क्वेश्चन है। आपको यहां पर जो अचर आए हुए हैं उनके मात्रक बताने हैं। तो क्लास 11th में याद करिए क्या करते थे, मात्रक ही तो बताने हैं ना। ठीक, आपको याद होगा राइट हैंड साइड में जितने भी पद हैं सबके मात्रक अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड में लिखे फाई के मात्रक के बराबर होंगे। विमा वाला लेसन आपने पढ़ा है, उसके मुताबिक तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ए टी स्क्वेयर का मात्रक बराबर फाई का मात्रक। ये याद आया बेटा आप लोगों को? नहीं याद आया? आया? इस तरह से अगर हम ए का मात्रक निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए ए का मात्रक बराबर फाई का मात्रक अपॉन, ये टी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा तो टी स्क्वायर का मात्रक। फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर, और टी का मात्रक सेकंड स्क्वायर लगा हुआ है, सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक आ गया, ए का मात्रक आ गया। इसी में हमको बी सी अभी उनके भी मात्रक चाहिए। अब इस पद का मात्रक फाई के मात्रक के बराबर होगा। अब बीटी का मात्रक, बीटी का मात्रक बराबर फाई का मात्रक, इसलिए बी का मात्रक बराबर फाई का मात्रक अपॉन टी का मात्रक। फाई का मात्रक बेटा क्या होता है, समय का, इसलिए बी का मात्रक क्या बन गया बोलिए, वेबर पर सेकेंड। नेक्स्ट सी का मात्रक भी किसके बराबर होगा, तथा सी का मात्रक इज इक्वल टू फाई का मात्रक। ठीक है, तो फाई का मात्रक बेटा वेबर, इसलिए सी का मात्रक वेबर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में कुछ चीजें आपको दी गई हैं, उनके मुताबिक आंसर पता लगाना है। सेकंड पार्ट, ए इज इक्वल टू 0.3, बी इज इक्वल टू 0.6, सी इज इक्वल टू 0.8 मात्रक हो तो टी बराबर 2 सेकेंड पर
और t की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करिए। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के अनुसार, बेटा आपको याद है फैराडे के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या है, डी फाई अपॉन डी टी। हमने ना तो माइनस लिखा और ना एन लिखा भाई, क्यों? माइनस डायरेक्शन बताता है, तो डायरेक्शन आपको पता ही है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से यह उत्पन्न होती है। तो डायरेक्शन आपको मालूम है, तो माइनस दिखाने की जरूरत नहीं फिर हमको। समझ आया? अच्छा, दूसरी चीज एन नहीं लिखा क्योंकि फेरों की संख्या उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो हमने नहीं लिखा। डी फाई बाई डी टी, आप चाहें तो माइनस लिख सकते हैं, आप चाहें तो ना लिखें, हमें केवल विद्युत वाहक बल का परिमाण चाहिए बस। अब डी बाई डी टी, फाई की जगह पर क्या लिखेंगे, फाई की जगह पर लिख देंगे ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी। अगर आपने मैथमेटिक्स ली हुई है देन यू विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्या बनाएंगे, 2at प्लस b, c is a constant term so its differential coefficient with respect to t will become 0। अब हमें तो t बराबर 2 सेकेंड पर, अब a b c t इन सब की वैल्यूज यहां लिख दो। e at t is equal to 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल का परिमाण लिखेंगे 2, a की जगह पर लिख देंगे 0.3, t की जगह 2 सेकेंड, b की जगह 0.6, 2 2 4 3 12 प्लस 0.6 1.8, और ये विद्युत वाहक बल का परिमाण है इसलिए इसका यूनिट आएगा वोल्ट। इस तरह से कुंडली में 2 सेकेंड पर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उस विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होगा, 1.8 वोल्ट। समझ आया आपको? तो इस तरह से 2020 का हमने सेट 1 एक्सियस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम इसका जो सेकंड सेट होगा XT 2020 का, उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।